हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने लर्निंग फार्मेसी चैनल पे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक अपना कवर करेंगे, जो क्वेश्चंस कवर करेंगे, वो है केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे आपके डी फार्मेसी बी फार्मेसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन जो हम कवर करेंगे, ये बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन है उनमें आ चुके हैं ये क्वेश्चन, और हम कुछ नए क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आप आए तो आप उसको आसानी से आंसर कर पाए और अपना इस तरह का एंट्रेंस एग्जाम अपना क्लियर कर पाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम स्तुति है, मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं, यूएसए में रहती हूं और यहीं से आपके लिए सारा कंटेंट बनाती हूं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें बच्चों, इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। मैं देखिए सबसे पहले पूछ रहे हैं आपसे कि एक पेशेंट है जिसको एड्स है। अब इस एड्स के पेशेंट को इसमें से कौन सी मेडिकेशन दी जाएगी, कौन सी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जाएगी डॉक्टर्स के द्वारा। तो देखिए डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन में है एजेडिटी यानी एजिडोथाइमिडिन, सिस्प्लेटिन, टेक्सोल या कोडीन। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, एजेडिटी यानी एजिडोथाइमिडिन नाम की ड्रग दी जाएगी इस एड्स के पेशेंट को। एड्स क्या होता है बच्चों? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होती है, एक तरह का सिंड्रोम होता है जो कि डिफरेंट वे से स्प्रेड होता है पर्सन टू पर्सन, जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है या अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया गया, इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी हेल्दी पर्सन को लगा दिया जाए तो उस वजह से भी एड्स स्प्रेड होता है। और क्या होता है अगर सिरिंज वगैरह चेंज हो गई है, नीडल्स वगैरह चेंज हो गई हैं पर्सन टू पर्सन, एड्स वाले पेशेंट की नीडल किसी हेल्दी पर्सन को लग गई है तो ट्रांसफ़र हो सकता है एड्स। और क्या होता है देखिए, अगर मदर से, अगर किसी मदर को एड्स जैसी एड्स की परेशानी है, एड्स का सिंड्रोम है, उससे उसके बेबी में भी ट्रांसफ़र हो सकता है एड्स। तो ये डिफरेंट वेज है जिससे कि स्प्रेड होती है एड्स जैसा सिंड्रोम जो होता है वो। तो इसमें इसके प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है क्या, कौन सी ड्रग? एजेडिटी यानी एजिडोथाइमिडिन। इसको एक बहुत ही पॉपुलर नाम यानी जिडोव्यूडिन के नाम से जाना जाता है बच्चों, तो ये भी आपको याद रखना है, इसके बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। सिस्प्लेटिन एंड टेक्सोल की अगर हम बात करें तो ये एंटी कैंसर ड्रग है, कैंसर के ट्रीटमेंट में दी जाती है। वहीं कोडीन की अगर हम बात करें तो एक तरह का पेन किलर होता है कोडीन। और देखिए ये जो जिडोव्यूडिन जैसी ड्रग है इसको अलोन भी दिया जाता है और मोस्टली इसको कॉम्बिनेशन में दिया जाता है दूसरी ड्रग्स के साथ, ताकि इसका इफेक्ट जो है वो एनहांस हो पाए और ज़्यादा इफेक्टिव हो पाए ये एड्स जैसे पेशेंट्स के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है किसी भी मैटर का। डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं बच्चों, आंसर इसका ऑप्शन बी, मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स होता है बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ किसी भी मैटर का। अब देखिए बहुत ही आसान सी भाषा में समझेंगे, अगर मान लीजिए हम वाटर की बात करें तो वाटर किसका मिलके बना होता है? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के मिलके बने होते हैं पूरा ही वाटर। और अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल किसका मिलके बना होता है? एटम्स का मिलके बना होता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं वाटर का मॉलिक्यूल है तो इसमें एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है और 2 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं। अगर हम एटम की बात करें तो एटम में क्या प्रेजेंट होते हैं? सब एटॉमिक कंटेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर हम बात करें प्रोटॉन्स की तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स इनको कहते हैं। और अगर हम बात करें न्यूट्रॉन्स की तो न्यूट्रॉन्स में कोई भी चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन्स का। तो इनको देखिए आपको आयंस से कंफ्यूज नहीं करना है। आयंस जो है ये टोटली डिफरेंट थिंग होती है, जैसे कैटायंस और एनायंस हमने सुने हैं। कैटायंस पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं एंड एनायंस की अगर हम बात करें तो ये नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं हमारे। अगर हम बात करें न्यूक्लियस की तो देखिए यहाँ न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है? एटम के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, और यहाँ पर ही हमारे जो आप देख रहे हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन देखिए इस तरह से ऑर्बिट करते रहते हैं किसी भी एटम का, एटम के यहाँ साइड में प्रेजेंट होते हैं। तो हमने देखा कि बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है किसी भी मैटर का वो क्या होते हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एटम का ऑप्शन होता तो हम उसको चूज करते, क्योंकि एटम को ही माना जाता है देखिए बेसिक यूनिट किसी भी मैटर की। नेक्स्ट पूछ रहे देखिए इसमें से क्या एक तरह का केमिकल चेंज है? आयरन की रस्टिंग होना, वाटर टू आइस कन्वर्ट होना, क्रम्पलिंग ऑफ शीट ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल यानी एल्यूमिनियम फॉइल को जब हम ऐसे क्रम्प कर देते हैं, फोल्ड कर देते हैं, या कास्टिंग ऑफ सिल्वर। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन ए, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब देखिए जब आयरन की रस्टिंग होती है मतलब जब कोई भी लोहा अगर बहुत लंबे समय तक किस में छोड़ दिया जाए? ऑक्सीजन में छोड़ दिया जाए, मतलब एयर में छोड़ दिया जाए, और उसमें थोड़ा सा अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो आयरन इस तरह से रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाती है, क्योंकि वो आयरन
जो है वो ऑक्सीडाइज स्टेट में चला गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है आयरन का। तो इसकी वजह से क्या होती है, एक आयरन ऑक्साइड की एक तरह की परत आ जाती है इसके ऊपर, जो भी किसी भी तरह का ये जो भी सामान है आयरन का, उस पर एक तरह की लेयर आ जाती है आयरन ऑक्साइड की। तो ये एक तरह का केमिकल चेंज हमने देखा। वहीं अगर हम बात करें कि वाटर से आइस बन रही है या आइस से वाटर बन रहा है, या हम इस तरह के एल्यूमिनियम फॉइल को इस तरह से फोल्ड कर देते हैं या सिल्वर की कास्टिंग करते हैं, तो इन तीनों ही चीज़ों में किसी भी तरह का केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ फिजिकल चेंज होते हैं इन तीनों ही चीज़ों में। जबकि हम बात करें अगर केमिकल चेंज की, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमें देखने को मिलती है किसमें, रस्टिंग ऑफ आयरन के केस में। नेक्स्ट पूछना है, देखिए सुश्रुत संहिता में क्या एक्सप्लेन किया गया है। सर्जरीज एंड मेडिसिन को एक्सप्लेन किया गया है, एल्कीन्स, एल्काइंस या एल्कालीज की इंपॉर्टेंस को इसमें एक्सप्लेन किया गया है बच्चों। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, सर्जरी एंड मेडिसिन को एक्सप्लेन किया गया है इस सुश्रुत संहिता में। ये एक बहुत ही पुराना हमारा संस्कृत की हमारी एक बहुत ही एंशियंट बुक है, बहुत ही एंशियंट टेक्स्ट बुक है, जहाँ पर देखिए बहुत सारे कंसेप्ट दिए गए कि किस किस तरह की सर्जरीज हो सकती हैं, अलग अलग बीमारियां होती हैं। उस समय की ये बुक है जब इतना हमारी जो अभी हमारी मेडिकल फील्ड है जितनी एडवांस है, उस समय इतनी एडवांस नहीं थी। बट इसकी बहुत सारी नॉलेज देखिए आज की जो मॉडर्न हमारी साइंस है, मॉडर्न हमारी मेडिकल फील्ड है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सुश्रुत संहिता से ली गई हैं, और जहाँ पर सर्जरीज के साथ साथ बहुत सारी ऐसी मेडिसिन थी जिनके बारे में मेंशन किया गया है सुश्रुत संहिता में। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी ये एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट बुक है जो कि हमें नॉलेज देता है डिफरेंट सर्जरीज एंड मेडिसिन के बारे में। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, देखिए फिलॉसफी ऑफ चेंजिंग सब्सटेंस इनटू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड, मतलब जब एक सब्सटेंस को एक दूसरे फॉर्म में चेंज किया जाता है तो इसकी फिलॉसफी को क्या कहा जाता है। एल्केमी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी या ट्रांसफॉर्मेशन। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन ए, एल्केमी कहा जाता है इस प्रैक्टिस को। एल्केमी जो है देखिए बच्चों बहुत ही ध्यान से सुनना है आपको इसकी एक्सप्लेनेशन को। ये बहुत ही एंशियंट प्रैक्टिस है, काफ़ी ज़्यादा पुरानी परंपरा चलती आ रही थी, जहाँ पर क्या किया जाता है इसके थ्रू किसी तरह के, अभी हम आपको दिखाएंगे, इसके थ्रू देखिए बहुत ही अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई जाती थी एक चीज़ को। यानी मान लीजिए कोई भी एक बेस मेटल है, कोई भी आयरन का मेटल है, कोई भी लोहा है, उसको बोला जाता था कि वो ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है गोल्ड में या सिल्वर में। और इस तरह की जो ट्रांसफॉर्म्ड मटेरियल जिनको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा था, अब इसका इस्तेमाल किया जा रहा था बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में। और जहाँ पर क्या है कि बोला जाता था कि ह्यूमन की सोल को, हमारी जो ह्यूमंस की आत्मा है उसको प्यूरिफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि देखिए जैसे कि मैंने बताया ये एंशियंट प्रैक्टिस थी, पुराने ज़माने में किया जाता था। कितना सच है कितना झूठ है वो हम उस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे, बट यहाँ एल्केमी की हम आपको सिंपल डेफिनेशन बता रहे हैं कि क्या होती है एल्केमी का। देखिए अगर हम मॉडर्न साइंस में बात करें तो हमारी जो केमिस्ट्री निकली है, जो केमिस्ट्री की पूरी फील्ड निकली है और फार्माकोलॉजी की जो ये पूरी फील्ड बनी है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एल्केमी ने, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ हमें जानने को मिला इनकी एंशियंट बुक्स वगैरह से। इस प्रैक्टिस के थ्रू देखिए हमने देखा बेस मेटल को गोल्ड या सिल्वर में तो चेंज किया ही जा रहा था, साथ ही साथ कुछ तरह के देखिए फिलोसोफर स्टोन्स बनाए जा रहे थे, कुछ आप कह सकते हैं जादुई पत्थर, कुछ मिस्टिकल जो सब्सटेंस होते हैं उनको बनाया जा रहा था, जिसके थ्रू ऐसा क्लेम किया जा रहा था कि उनमें पावर होती है हील करने की, किसी भी बीमारी को ठीक करने की और लाइफ लॉन्ग करने की, ज़िंदगी को बढ़ाने की। तो काफ़ी सारी ऐसी पावर्स बताई जाती थी, क्लेम की जाती थी कि इन तरह के पत्थरों में पाई जाती है। एलिक्सर्स बनाए जाते थे, मतलब कुछ जादुई जो पेय होते हैं, जैसे कि आप बहुत सारे पुराने जो हमारे सीरियल्स होते हैं उनमें देखते हैं कि कुछ जादुई पेय बना दिए गए हैं जिससे बीमारियां ठीक कर दी गई हैं। स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ बनाई जाती थी। तो ये सारा ही कंसेप्ट था एल्केमी का, जिसे आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया केमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी को बनाने के लिए। ये उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है, एलिक्सर्स ऑफ लाइफ इनमें से किस पर्पस के लिए बनाए गए थे। तो डिफरेंट ऑप्शंस थे बच्चों, आंसर है इसका ऑप्शन डी, ग्रांट इमॉर्टैलिटी, मतलब पर्सन कभी मरे ही ना, इमॉर्टैलिटी मतलब उसकी कभी डेथ ना हो, तो इस पर्पस के लिए बनाया जा रहा था एलिक्सर, जो कि बिल्कुल ही जैसे कि हम सब जानते हैं कि सबकी ही डेथ होती है, बट देखिए पुराने ज़माने में इस तरह के जो मैजिकल
चीज़ें थी, जादुई चीज़ें थी, उन पे बहुत ज़्यादा बिलीव किया जा रहा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसी पॉपुलेशन थी जो इन तरह की चीज़ों को मानती थी। तो ये माना जाता था कि इस तरह के एलिक्सर्स को जो पी लेता है उसकी लाइफ बहुत ही लंबी हो जाती है, इनफाइनाइट एक्सटेंट तक बहुत ही लंबी उसकी ज़िंदगी हो जाती है। और यही पर्पस था उस ज़माने में कि लोग केमिस्ट्री को पढ़ते थे और केमिस्ट्री पे ऐसी खोज करते रहते थे, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स बनाते रहते थे, जो कि आज हमें केमिस्ट्री के रूप में जो पूरा हमारा सब्जेक्ट मिला। देखिए यहाँ पर ये लिखा है, अगर पर्सन ड्रिंक कर लेते थे इस तरह के एलिक्सर्स को तो उनकी लाइफ बहुत ही लॉन्ग हो जाती थी। फिलोसोफर स्टोन्स का भी कंसेप्ट इसी ज़माने में आया। तो ये था बच्चों इसका आंसर, ऑप्शन डी, ग्रांट इमॉर्टैलिटी। पूछ रहे हैं, देखिए जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं दीवारों पे, अजंता एंड एलोरा केव्स की दीवारों पे जो भी नक्काशियाँ वगैरह आर्किटेक्ट वर्क किया गया है वो किस बुक पे बेस्ड है? तो डिफरेंट संहिता का आपको एग्जाम्पल दिया गया है बच्चों। आंसर है इसका ऑप्शन डी, वराह मिहिर बृहद संहिता से लिए गए हैं। ये सारे ही जो रेसिपीज थी इन तरह की अजंता एलोरा केव्स में पेंटिंग बनाने की, आर्किटेक्ट वर्क की, वो सभी ली गई है इस तरह की, देखिए वराह मिहिर बृहद संहिता से। ये देखिए जो अजंता एंड एलोरा केव्स है ये कहाँ सिचुएटेड है? तो महाराष्ट्र में प्रेजेंट है इस तरह की अजंता एंड एलोरा केव्स, जिनको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया है। तो देखिए इसकी जो भी किस तरह से ये पेंटिंग्स बनानी है, किस तरह के चीज़ों का इस्तेमाल करना है, जैसे देखिए फ्रूट्स, प्लांट एक्सेट्रा, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया यहाँ पर पेंटिंग्स बनाने के लिए। बहुत सारी पेंटिंग्स जैसे गौतम बुद्धा की पेंटिंग्स और जो बहुत सारे एंशियंट हमारे बहुत सारी चीज़ें थी उनकी पेंटिंग इनकी वॉल्स पे बनाई गई है। तो उसकी रेसिपी पूरी ही ली गई थी इस तरह की वराह मिहिर बृहद संहिता से, और फिर बनाई गई थी इस तरह के आर्ट वर्क, जहाँ पर देखिए ग्लूटेनियस मैटर्स जो है उनको बनाया गया था। ग्लूटेनियस मैटर मतलब थोड़े से लचीले पदार्थों का इस्तेमाल किया गया था इस तरह की नक्काशियाँ बनाने के लिए। और आज तक ये इतने ही ज़्यादा ब्राइट लुक में है। देखिए काफ़ी लंबा समय हो गया इन तरह की केव्स को बने हुए, बट आज भी अगर आप जाके देखेंगे तो ये नक्काशियाँ जो भी आर्किटेक्ट वर्क है ये साफ साफ आपको बहुत ही अच्छा दिखेगा, जिसको मेंटेन भी किया जाता है समय समय पर। बट इसका आंसर हमने देखा बच्चों कहाँ से ली गई है सारी ही रेसिपीज, तो वराह मिहिर बृहद संहिता से ली गई है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, देखिए सीड्स ऑफ मनुआ प्लांट एंड ऑयल ऑफ इरांडा वर यूज्ड इन मेकिंग। तो देखिए ये पुराने ज़माने की ही बात कर रहे हैं जहाँ पर ये होते हैं, देखिए इरांडा के प्लांट्स और इनका ऑयल निकाला जाता था, और ये मनुआ प्लांट है जिनके सीड्स का इस्तेमाल किया था। इनमें से क्या किस तरह की प्रिपरेशन बनाने के लिए? तो आंसर है बच्चों इसको ऑप्शन डी, सूप्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था इन दोनों ही तरह की प्लांट की हर्ब्स को। क्यों? देखिए इसके बहुत सारे आयुर्वेदिक बेनिफिट भी होते थे इन तरह की सोप्स के, जिनको यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट इसमें मिक्स किया जाता था। 18th सेंचुरी के अराउंड इस तरह की सोप्स का इस्तेमाल किया जाता था इंडिया में, और भी अलग अलग जगह पे किया जाता था, जहाँ पर बहुत सारी समस्या जैसे जो इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, स्किन के इन्फेक्शन, उनमें बहुत अच्छा साबित होती थी इस तरह की साबुन, इस तरह की सोप्स। और जो बैकएक वगैरह, जो हमारे गले में जो दर्द वगैरह रहते हैं, उन तरह की बैकएक्स की परेशानी को ठीक करने के लिए इस तरह की सोप्स को बनाया जाता था, इस तरह की सोप्स का इस्तेमाल किया जाता था, जहाँ पर इन तरह के प्लांट्स का इस्तेमाल किया जाता था, उनके ऑयल्स या उनके सीड्स लिए जाते थे। तो आंसर देखा बच्चों हमने इसका ऑप्शन डी, सोप्स बनाए जाते थे इन तरह के प्लांट से। इस क्वेश्चन देखिए, चरक संहिता ओल्डेस्ट बुक है आयुर्वेदिक कल्चर की अगर हम बात करें तो चरक संहिता क्या ओल्डेस्ट बुक है? तो आंसर है देखिए ट्रू एंड फॉल्स पूछा है आपसे, आंसर है इसका ऑप्शन डी, बिल्कुल ट्रू है। ये चरक संहिता से देखिए बहुत सारी जो हमारी मॉडर्न मेडिसिन है उनकी बहुत सारी रेसिपीज ली गई है इस तरह की चरक संहिता से, जहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं आयुर्वेदा में वात पित्त और कफ के थ्रू डिसीज को, किसी भी तरह की जो बीमारी है उसको ठीक किया जाता है। तो इसमें देखिए आयुर्वेदा में नैनो पार्टिकल्स या नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। भस्म का कंसेप्ट आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। भस्म क्या होता है? देखिए ये कुछ नहीं होते, ये मेटल्स जो होते हैं उन्हीं को बहुत ही नैनो पार्टिकल, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है मेटल्स को, और उसी को एज अ भस्मा दिया जाता है। किसी भी तरह की अगर डिसीज़ को ठीक करना है, धीरे धीरे ठीक करना है, तो इस तरह के भस्म दिए जाते थे उस तरह के डिसीज़ को ठीक करने के लिए। अगर हम चरक संहिता की बात करें तो 2nd सेंचुरी की ये बुक, देखिए 2nd सेंचुरी में ये बुक लिखी गई, और ये टोटल देखिए 8 बुक्स लिखी गई जिसमें 120 चैप्टर्स थे। अलग अलग बीमारियां और अलग अलग उनके उपचार सब कुछ एक्सप्लेन किया गया इस तरह की चरक संहिता में।
लास्ट क्वेश्चन पूछना, देखिए रसोपनिषद सेज हाउ द गन पाउडर मिक्सचर इज यूज्ड इन वॉर। तो क्या ये गन पाउडर मिक्सचर के बारे में जो भी मेंशन किया गया था ये इस तरह की रसोपनिषद में ही किया गया था। आपसे ट्रू या फॉल्स पूछ रहे हैं। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, बिल्कुल ही सच है। ये देखिए हमने अपने वीडियो में सारी ही जो एंशिएंट हमारी केमिस्ट्री थी उसको हमने डिस्कस किया है बच्चों, ताकि कोई भी अगर क्वेश्चन आए तो उसका आप आंसर कर पाएँ। इस तरह के देखिए रसोपनिषद भी हमारी एक एंशिएंट बुक है जहाँ पर दी गई थी रेसिपी कि किस तरह से गन पाउडर बनाया जाता है, गन पाउडर मिक्सचर को बनाया जाता है और इसी का फिर इस्तेमाल किया गया था। देखिए पुराने ज़माने में जो भी युद्ध वगैरह होते थे तो इन तरह के गन पाउडर मिक्सचर का इस्तेमाल किया जाता, उन तरह के वॉर्स में किस तरह से अपने आप को डिफेंड कर सकती हैं जो भी सेना होती है उस वो। आप देखिए यहाँ पर गन पाउडर मिक्सचर को तो एक्सप्लेन किया ही गया है, साथ ही साथ किस तरह से फायर वर्क्स हम बना सकते हैं, जो पटाखे होते हैं उनको किस तरह से बनाना है, सल्फर, सॉल्ट पेटर, चारकोल, आर्सेनिक, कैम्फर और मरकरी की मदद से। तो ये इसकी भी पूरी ही रेसिपी, इसकी भी पूरी ही डिटेल में सारी ही इंफॉर्मेशन दी गई है इस तरह की रसोपनिषद में। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा जितना भी हमने एक्सप्लेन किया है अपनी आज की इस वीडियो में। सो बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। किसी भी तरह का अगर कोई भी सवाल आपके मन में रह गया है तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।